यहाँ पे आपने क्या ऐसी स्कीम्स या फिर ऐसा काम किया जो कि यहाँ के लिए पर्टिकुलरली काफ़ी फ़ायदेमंद रहा हो? एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसे हो और दूसरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे हो। बिजली विभाग में बिजली की टीम एक बार चेक करने के लिए गई। किसी बदमाश व्यक्ति ने उन्हें डराने की कोशिश की, एक रिवॉल्वर लेके उनके ऊपर तान दी। क्योंकि जब तक पावर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं लोगों के लिए। आफ्टर रिटायरमेंट भी आप लोगों के लिए कार्य कर सकते हैं, सर्विस में आने के पहले भी लोगों के लिए कार्य कर सकते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टूडेंटो फ्रेंड्स। आज हम 24 आवर्स स्पेंड करने वाले हैं आईएएस ऑफिसर्स के साथ। आज हम आईएएस शशि भूषण सर, जो कि कमिश्नर हैं देवीपटन मंडल के, इनके अंडर में 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, यानी कि 4 डीएम और 4 एसपी, इसके अलावा बाकी ऑफिशियल्स। सो काफी इंटरेस्टिंग होगा इनके साथ एक दिन स्पेंड करना, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलेगा कि काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उतनी ज्यादा पावर्स और उतने ज्यादा चैलेंजेस हैं। सो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वनडे लाइव, और डेफिनेटली आपको इस वनडे लाइव से काफी कुछ मोटिवेशन मिलेगा और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और अगर डेफिनेटली अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, आपको ये वीडियो काफी मोटिवेट करने वाला है। सो वॉच टिल द एंड एंड सब्सक्राइब स्टूडेंटो फॉर सच मोर वीडियोस। चलिए, अभी मॉर्निंग हो चुका है और आज हम सर से मिलते हैं, और सुबह का क्या रूटीन होता है एक आईएएस ऑफिसर का, वो आपको वीडियो के जरिए दिखाते हैं। ये सर के घर की एंट्री है। चलिए, गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार। 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 कैसे हैं आप सर? बस बढ़िया सर जी। सर, आपका मॉर्निंग का क्या रूटीन रहता है? चलिए उसको एक्सप्लोर करते हैं, और एस्पिरेंट्स डेफिनेटली आपकी जर्नी से या फिर आप डे टू डे रूटीन से मोटिवेट होंगे। जो गाय हैं यहाँ पर जी, तो उनको आपके खुद के पर्सनल गाय यहीं पर हैं। यहाँ से वहाँ तक की सफिशिएंट जगह है जी। बिल्कुल, पीछे से भी राउंड लगा लेते हैं तो और पूरा ये कैंप एरिया हो जाता है ऐसे करके ना, काफी जगह हो जाती है। परफेक्ट ऑफिसर वाली पर्सनैलिटी आपके पास है। तो इसका क्या राज है? वैसे डेली आप ये जो रनिंग या फिर एक्सरसाइज वॉकिंग वगैरह जो आप बताए, योगा करते हैं आप? ओके। हाँ, कभी कभी काम ज्यादा होता होगा तो थोड़ा कम भी हो जाता है। हाँ, थोड़ा करते कम करना पड़ता है जी। बट रेगुलर करते हैं? कभी गैप वगैरह भी चल जाता है कि हाँ ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग है, सो कई बार डिसिप्लिन नहीं हो पाता है, कभी गैप भी होता है जी। आप ये 24 आवर्स विद कमिश्नर सर के साथ देख रहे होंगे, सो डेफिनेटली आपको काफी मोटिवेशन मिला होगा, और साथ ही साथ इंसाइट और इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि आईएएस ऑफिसर की वर्किंग कैसे होती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपका भी टारगेट है आईएएस ऑफिसर बनने का, सो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस लेकर आए हैं आप सभी के लिए फाउंडेशन बैचेस। अगर आप 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है संकल्प बैच, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो पिनाकिल, जो कि मात्र आपको 13,499 रुपए में मिल जाएंगे। और अगर आप 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो प्रहार बैच, जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम में है, और इंग्लिश में अगर तैयारी कर रहे हैं तो टाइटन बैच। सो ये बैचेस मात्र आपको 10,999 मिल जाएंगे। ये फाउंडेशन ऑनलाइन बैचेस हैं, सो इनकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एंड एडिशनल डिस्काउंट के लिए आप डेफिनेटली मेरा कोड S1500 यूज करें। और हाँ, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो आपके यूथ शेयर को प्रोडक्टिव बनाने के लिए यूपीएससी प्रारंभ में 3 ईयर फाउंडेशन बैच लाया जा रहा है, जिसमें आपके A to Z सॉफ्ट स्किल से लेकर हार्ड स्किल्स को डेवलप किया जाएगा। साइमल्टेनियसली आपको इंडस्ट्री स्किल्स से रिलेटेड भी कवरेज मिलेगी। इस बैचेस में आपको मिलेगा कंप्लीट एनसीईआरटी बैच, जीएस,
और सीसेट की होलिस्टिकली कवरेज करवाई जाएगी इंडिया के टॉप फैकल्टीज के द्वारा। एंड इसमें सभी एडवांस क्लासेस के साथ साथ आपको प्री एंड मेंस के टेस्ट्स भी रेगुलर बेसिस पे मिलेंगे। और अगर आप ऑप्शनल 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपका मीडियम इंग्लिश यानी कि मोस्ट प्रॉब्ली इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, PSIR, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये आप ऑनलाइन क्लास से मात्र 9,999 में कंप्लीट कर सकते हैं। और 2026 ऑप्शनल अगर आप हिंदी मीडियम से टोटली तैयारी कर रहे हैं तो PSIR, इतिहास, हिंदी साहित्य, समाज शास्त्र लाइव क्लासेस मात्र 9,999 में एक्सेस कर सकते हैं। सो अभी आप अपनी तैयारी PW ओनली आईएएस के साथ स्टार्ट करें और ड्रीम पोस्ट IAS IPS को अचीव करें PW ओनली IAS के साथ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं आपको सभी कोर्सेज के, आप जाके इनरोल कर सकते हैं और आप मेरा कोड S1500 यूज करें एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। जैसे गौ माता हैं तो उनका उनकी सेवा करने से अच्छा महसूस होता है। जैसे आप भी अभी देखेंगे, चलेंगे। हाँ। और यहाँ पर जो मोर इत्यादि आते हैं और पक्षी आते हैं, हाँ, मोर वगैरह का तो हाँ, काफी जो उनका बोलने का आवाज है काफी सुनाई दे रहा था यहाँ पे, तो उनके लिए दाना वगैरह, पानी, ये सब चीजें हम लोग रख देते हैं। हम लोग ने यहाँ पे कोशिश की कि जो नगर पालिका है जी सर, वो भी इसमें मतलब इन्वॉल्व रहे जन सहयोग से, और जो पार्षद इत्यादि हैं उनके माध्यम से ये कोशिश की कि कई सौ जगह पे इस तरह पात्र रख दिए जाएं जिससे पशु पक्षी पीने का पानी ले सके वहाँ से। तो एक इम्पोर्टेंट बात सर, एक मॉर्निंग शेड्यूल क्या होता है आपका? जी। क्या आप मॉर्निंग शेड्यूल में बाकी जो आपके जिले के कलेक्टर, SP वगैरह हैं या ऑफिशियल्स हैं उनके साथ ब्रीफिंग करते हैं, या फिर जैसे आपके अंडर में 4-5 ऑफिसर्स आते होंगे IAS IPS रैंक के, तो क्या आप ऑल्टरनेटिव डे पे उनके साथ ब्रीफिंग लेते हैं या फिर रेगुलर ही एक साथ लेते हैं? नहीं, देखिए इसमें इस मंडल में 4 जिले हैं, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर। ओके। तो जो जिलाधिकारी हैं वहाँ के चारों, उनके साथ लगातार बात होती रहती है जी। और जनरली जब कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जैसे कोई इम्पोर्टेंट इशू है, तो हम लोग ने जूम मीटिंग के लिए ग्रुप बना रखा है। ओके। तो उस पे तुरंत ही हम लोग बात कर लेते हैं, उसके तत्काल ही हम लोग बात करते हैं, और ऐसा रेगुलर बेसिस पे होता रहता है। आप कह सकते हैं कि सप्ताह में 3 से 4 बार तो ये हम लोग की ब्रीफिंग, आपस की बातचीत होती ही है। ओके। मॉर्निंग में ही में भी मतलब 9 बजे के आसपास, 9:30, 8:30 जैसी भी आवश्यकता हो। जरूरत पड़ने पर तो रात को भी हम लोग किसी भी समय बात करते हैं। उसमें ग्रुप में फिर SPs भी हैं और IG साहब भी हैं, तो आवश्यकता अनुसार जितने लोगों को कनेक्ट करना होता है जी, लोग तत्काल वार्ता करते हैं। इस कैंपस में, आवास के कैंपस में हम लोग ने 500 से अधिक वृक्षों को रोपित किया है, यहाँ पे पौधे रोपित किए हैं। इसमें फलदार पौधे भी हैं, छायादार भी हैं, और ये हम लोग ने, और एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान चला था, हाँ, उसमें भी हम लोगों ने रोपण किया था। ओके, मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों ने इनको कुछ नाम भी दे रखे हैं। हाँ, जैसे एक्चुअली जी, और अंबिका, ये पौधों के नाम है, पौधों के मतलब जो प्लांट है उसका। हाँ, ओके, पेट नेम नहीं है। ओके, समझ गया। ये जो रेजिडेंस है 100 साल से ज्यादा पुराना है, और लेकिन इसकी काफी ऊंची छतें आपने देखा होगा, और जो कि काफी पुराना हो गया तो नया आवास फिर इस तरफ बना है। हाँ, मैंने देखा ये, बट डबल हाइटेड नहीं बना, ये डबल हाइटेड कोठी थी। बिल्कुल। और इसमें मैम को भी जैसे उद्घाटन आपने किया और मैम ने किया, तो मैम का नाम पहले रखा गया है। तो मुझे लगता है कि एक IAS ऑफिसर की वाइफ होने का ये भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। मैंने एक चीज और देखी कि जो महिला रिलेटेड कम्युनिटीज होती हैं या कमेटी होती हैं, उसके मुझे लगता है मैम भी चेयर करती हूँ, आकांक्षा समिति जो होती है। एक्चुअली आपके माध्यम से ना काफी सारे NGOs वगैरह में काम करने का मौका मिलता है जी। जितना हम अप्रोच कर सकते हैं एज अ लेडी एन ऑफिसर, तो वो हम लोग जितना कर सकते हैं हम वो कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं उनके घर तक जाना, वुमेन एम्पावरमेंट्स को लेके, और उनको मतलब जो भी हम लोग उनको ऑप्शंस दे सकते हैं, जैसे शादियां वगैरह भी कराने में बहुत हम लोगों का वो रहता है। आप लोग तो जो करते हैं सरकारी करते हैं, हम लोग भी अपने माध्यम से कुछ करते रहते हैं, जैसे पेड़ लगाने का है, स्कूल्स को अप्रोच करने का है। तो मैं वही बता रही थी, जैसे वृद्धाश्रम है यहाँ पे, और आपका बालिका आश्रम वगैरह है, तो उनमें छोटे छोटे बच्चे वगैरह होते हैं। तो हम लोग जनरली, हम लोगों का फेस्टिवल बनाने का तरीका भी जो है वो उन्हीं लोगों के साथ, जैसे हम लोग होली है, दिवाली है,
सो बर्थडेज हैं, हम लोग जनरली वहीं जाते हैं, मतलब सेलिब्रेट करने। हमारा वो पार्टी देने वाला, जैसे लोग जनरली पार्टी वाला करते हैं, वो एक्चुअली में आप जाएंगे उनसे मिलेंगे तो आपको पता चलेगा। ओके, तो सर और मैम, आपकी जो शादी हुई थी, लव मैरिज थी या फिर अरेंज मैरिज थे? लीडरशिप मंत्रा या अफर्मेशन फॉलो करते हैं मॉर्निंग में, या रिपीट करते हैं, जो कि आपको डे टू डे आपके कह सकते हैं लीडरशिप को डील करने में हेल्प करते हो? देखिए, एक तो प्रेयर है जो रेगुलर रूटीन का पार्ट है जी, और उसमें मतलब आई प्रे कि मतलब लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने में मैं सक्षम हो सकूं और पीसफुल रह सकूं, और जो भी लोग मेरे संपर्क में आए मतलब वो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके। मॉर्निंग का जो इनिशियल आवर्स होते हैं उसमें आपका जो इम्पोर्टेंट फाइल्स होते हैं, फिर अर्जेंट फाइल्स होते हैं, या फिर जो लॉन्ग डे की प्लानिंग होती है, आप किसको प्रायोरिटाइज करते हैं? नहीं, देखिए, किसी भी डे में जो मीटिंग्स हैं या फील्ड विजिट है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है या फिर कुछ माननीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात है या अन्य लोगों से मिलना है, और जन सुनवाई तो प्रतिदिन होती ही है जी, तो इन सब चीज़ों के हिसाब से पूरा शेड्यूल तैयार रहता है। और मॉर्निंग आवर्स में यानी 10 बजे के पहले तो कोई अर्जेंट फाइल्स हैं या फिर जो पिछले दिन नहीं हो सकी अगर, तो उसको फिर हम लोग देखें। ओके, एक आईएएस ऑफिसर काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होता है और आप अभी कमिश्नर के पोस्ट पे हैं, तो सर आपकी जो प्लानिंग होती है डे की मेनली आपके अकॉर्डिंग होती है, यानी कि आप खुद से करते हैं, आपका सबऑर्डिनेट जो स्टाफ है, आपके पीए वगैरह, वो लोग करते हैं? नहीं, ये तो खुद ही इसको करना पड़ता है, और उसके बाद उसको देन वो डिटेल ब्रीफिंग आई थिंक वो लोग कर लेते हैं, राइटिंग में उसको रिकॉर्ड करने के लिए बस उनको बता दिया जाता है। ओके, प्लान तो खुद ही करते हैं पूरा का पूरा। ओके, नाइस। सर 2001 बैच आईएएस ऑफिसर हैं। सर से आज जानते हैं उनकी जर्नी और वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, कि आईएएस ऑफिसर्स के क्या क्या वर्क रहते हैं, जो जर्नल हम क्वेश्चंस में कवर करेंगे। ऑल दो आप वनडे लाइफ देख रहे हैं तो आपको रियल लाइफ में देखने को मिल रहा होगा कि सर किस तरीके से काम को करते हैं और क्या क्या चैलेंजेस और एक्टिविटीज़ रहते हैं। जैसे आप लोग अन्य को भी ले जाते हैं, विशेष निगरानी रखने की आवश्यकता है वहाँ पर, ठीक है। अभी जो लोग कितनी संख्या में बाकी हैं आने वाले दिनों में? सर आने वाले दिनों में हमारे यहाँ सर 186 जुलूस उस दिन निकलेंगे, केवल लिस्ट जगह पे सदर प्रहलाद दत्ती। यस, उसमें छोटे मोटे भी रह सकते हैं, एक एक परिवार का भी एक ताजिया रहता है सर, तो वो कंटिन्यूसली परिवार के रूप में रहते हैं सर। वो एक एक ताजिया 4-5 लोगों को 10 लोगों का ऐसे रहता है सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया और एस्पिरेंट्स के लिए आपने वनडे लाइफ को हमें एक्सप्लोर करने का मौका दिया, सो दैट कि जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको मोटिवेशन मिलता है और एक्चुअल में वो ग्राउंड रियलिटीज़ जान पाते हैं कि एक्चुअल में ऑफिसर्स किस तरीके से वर्क करते हैं। सब लोग सुनते हैं आईएएस काफ़ी पावरफुल पोस्ट होता है और आप अभी कमिश्नर हैं देवीपाटन मंडल के, सो डेफिनेटली आपके पास काफ़ी जो वर्क एरिया है वो ज़्यादा है, क्योंकि आपके अंडर में 4 डीएम आते हैं, 4 एसपीज आते हैं और भी ऑफिशियल्स आते हैं। सो आपको सभी को मैनेज करना है, उनके साथ डे टू डे फॉलोअप लेना है, सो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। सो जो कि स्टूडेंट्स इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लोर कर रहे होंगे, सो अगेन थैंक यू सो मच सर। और सर हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई एज आ सिविल सर्वेंट? देखिए, शुरू में मैं जो
ये कहना चाहिए कि 12th क्लास तक, जी, है ना, 12वीं क्लास तक जो मेरा स्वप्न था वो यही था कि इंजीनियर बनना है। जी, ठीक है, तो उसके लिए पूरा तैयारी की। तो जो इस समय IIT रुड़की है, पहले यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की कहलाता था। ओके। तो वहाँ पर मेरा एडमिशन हुआ और फिर मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वहाँ से पढ़ाई पूरी की। जी, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की जॉब भी की गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ सालों के लिए। लेकिन उस दौरान फिर जो मेरा ड्रीम था वो चेंज हुआ थोड़ा सा, बल्कि हम कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान भी सिविल सर्विसेज की तरफ मेरा झुकाव हुआ। मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज ज़्यादा बेटर है। सर्विसेज में मैं जाना चाहूँगा। एक स्वप्न का जन्म हुआ उस समय। तो फिर मैंने उस दिशा में सोचना शुरू किया और काम करना शुरू किया। सो आपने आपकी अभी हम देखें जो आपकी जर्नी है एज सर्विस करते हुए अराउंड 23 ईयर्स आपने कंप्लीट कर लिए हैं। सो कैसी रही अगर हम एक शब्द में जानना चाहें? I mean, अगर एक शब्द में कहें तो बहुत ही संतोषप्रद, वेरी सेटिस्फैक्ट्री। ओके, सो आपने जो एक्सपेक्टेशन रखे हुए थे जब आपने सिविल सर्विसेज ज्वाइन किया हुआ था, एक्चुअल में आप उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं या फिर जो कंट्री को कंट्रीब्यूट करना होता है वो आप कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं इस मामले में संतुष्ट हूँ कि ये दोनों चीज़ें हो पा रही हैं। अपने लिए भी और फैमिली के लिए भी सेटिस्फेक्शन लेवल हाई है जी, और जो सोसाइटी के लिए जो कंट्रीब्यूट करना है उस लेवल से भी, हालांकि उसमें हमेशा ही इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है, बट आई एम सेटिस्फाइड कि ओके। सर जैसे लेट्स से आपने इंस्पेक्शन किया, आपने टॉयलेट और बाथरूम का एग्जांपल दिया कि 10 नहीं बने, तो फिर क्या इमीडिएट एक्शन लिए जाते हैं जो कि वहाँ पे कह सकते हैं बिल्डर है या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्टर है बनवा रहा है? चूँकि ये ग्राम पंचायतों के द्वारा बनवाए जाते हैं तो यदि तो सरपंच को तो और जो वहाँ पर सेक्रेटरी हैं या उनके सुपरवाइजरी अधिकारी हैं, ADO पंचायत, ओके, है ना, या अगर बड़ी मात्रा में कोई गड़बड़ी है तो खंड विकास अधिकारी, फिर इन संबंधित अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाती है। ये मानते हुए कि निर्माण नहीं किया और लेकिन उसका भुगतान इत्यादि कर लिया हो तो। जनरली आपके फील्ड विजिट काफी सारे रहते होंगे। सो कोई ऐसा आपने फील्ड या जगह विजिट करी हो जहाँ पर आपके लिए कोई सरप्राइजिंग या फिर इमोशनल स्टोरी आपने वहाँ पर विटनेस की हो, उसको शेयर करना चाहें आप? देखिए, एक ब्लॉक में एक कार्यक्रम था, वहाँ पर एक AI लैब का शुभारंभ होना था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब का। ओके, कस्तूरबा गांधी विद्यालय में जी। तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे डांस कर रहे थे, जैसे स्वागत में जो नृत्य करते हैं। उसमें से एक बच्ची के बारे में पता चला कि वो डेफ एंड डम है और वो भी बहुत उल्लास के साथ, खुशी के साथ डांस कर रही थी। तो जब ये पता चला तो उस बच्ची को हम लोगों ने बुलाया और स्टेज पर बुलाया, उसके साथ फोटो भी खिंचवाया और फिर उसको पुरस्कार भी दिया। ओके। बाद में फिर ये जानकारी सामने आई कि वो एक अनाथ आश्रम से आती थी। एक अनाथ आश्रम का जब विजिट किया तो वहाँ वो मिली दोबारा से बच्ची। ओके, तो आप याद रखे उनको? हाँ, उसका, और उसने हम लोग को पहचान लिया, क्योंकि वो बोल तो सकती नहीं और जो हम बोलते हैं वो सुन भी नहीं सकती। ओके। लेकिन वास्तव में वो बहुत खुश थी और हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा। तो उस बच्ची के फोटो भी हम लोग ने रखे हुए हैं, मैंने स्वयं और अन्य अधिकारियों ने फोटो खिंचवाया उसके साथ में। ओके ओके। और एक मन में भावना है कि ना बोलने की क्षमता भी नहीं है, सुनने की क्षमता भी नहीं है, फिर भी खुशी खुशी कितनी प्रसन्नता के साथ वो डांस कर सकती है। यस। और हम लोग लाइफ में शिकायतें करते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये मुझे अविस्मरणीय लगा ये क्षण की वास्तव में। फोटो अभी भी मेरे पास है, जी, मोबाइल में भी है। ओके।
ये काफ़ी अच्छी स्टोरी बताई आपने। इनफैक्ट मतलब ये तो वो है जो लोग अपने लाइफ से शिकायत करते हैं कि हमारे पास ये चीज़ होती तो हम ये चीज़ कर सकते थे। नहीं, ये तो आपके काम का नतीजा है। पूरे समूह के को बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए। अच्छा दादा सर, आप लोग आए यहाँ पे, आपका समूह और भी आगे बढ़े, हम लोग की ये ऐसी शुभकामना। गांव सर अपना क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है सर, हाँ। आबादी में छोटा है। 15 लाख रुपए की हमारी ग्राम पंचायत है सर। 22 लाख रुपए मंडे में जाता है समथिंग। 12.5 लाख रुपए से हम आपके आस पास से विकास कर रहे हैं। और सर गांव पंचायत ने हमारे अपना वाटर टैंकर ले रखा है जो हम किराए पर देते हैं। इससे हमारा OSR जनरेट होता है सर। मुख्यमंत्री पुरस्कार से सर जो पैसा मुझे मिला था, अभी ये 2 जनरेटर खरीदा गया है सर। एक 62 kVA का है, एक 40 kVA का है। अच्छा ये सब खड़े हैं सर भी। स्कूल भी सर मैंने प्राइमरी को कॉन्वेंट की तर्ज पे बनाया है। इस मंडल की सर पहली एस्ट्रोनॉमी लैब मैंने बनाई थी। धारा जो है यहाँ से मुड़ के सर इससे टकराई और इससे टकरा के दिशा इसकी बदल ली है सर। अब इस जगह सिल्टिंग मोड में आ गई है सर। अभी क्या है स्थिति, मतलब धारा कहाँ तक ऐसे है, नीचे है सर? इससे आकर से इससे डिफ्लेक्ट हो रही है सर और सीधे ऐसे निकल जा रही है सर। इस जगह पूरा सिल्टिंग हो रही है। अच्छा, मतलब यहाँ पानी नहीं पहुँचता? हाँ, पानी है सर, लेकिन सिल्टिंग है, भरा हुआ पानी है। भरा हुआ पानी। अच्छा, स्लो बहुत तेज नहीं है सर इस किनारे। करंट जो है सर अब आप उस तरफ ही आपको दिखाई गई। तो मतलब इससे दूर हटाने के लिए? जी सर, मेन पर्पज है। आपने डिफरेंट जगहों पर अपनी सर्विस दी होगी ये 23 ईयर दौरान, तो सबसे ज़्यादा आपने कौन से पोस्ट को एंजॉय किया या किस जगह पे आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया काम करने में? देखिए, मैं इसमें 2 जगहों का मैं जिक्र कर सकता हूँ। एक तो DM बुलंदशहर के तौर पर, क्योंकि वहाँ पर जो तैनाती की अवधि थी वो ठीक ठाक थी। तो जब आप थोड़ा सा एक कंसिडरेबल टाइम के लिए किसी एक पोस्ट पे रहते हो तो आप जिस चीज़ को आप प्लान करते हो, किसी प्रोजेक्ट को आपने प्लान किया, फिर उसको आपने एग्जीक्यूट करना शुरू किया, उसकी कंप्लीशन तक ले गए, तो उसका एक सेटिस्फेक्शन अलग ही होता है जी। तो इस तरीके से बुलंदशहर में ऐसे कार्य करने का अवसर मिला जो एंड टू एंड, यानी शुरुआत की, प्लानिंग की, फिर उसको कंप्लीट किया, कंप्लीशन तक पहुंचाया। और सेकेंडली जो डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो शासन में, उसमें मैं मिल्क कमिश्नर की पोस्ट पे था। वहाँ पर भी हम लोगों ने डिपार्टमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और उसके कार्य क्षेत्र में विस्तार करने के लिए नई नई स्कीम्स लाने के बारे में सोचा। और वहाँ पर एक नंद बाबा दुग्ध मिशन नाम से हम लोग ने स्कीम शुरू की, जो वास्तव में काफ़ी सफल हुई और बहुत पॉपुलर स्कीम है। और सेकेंडली जो इन्वेस्टमेंट का लेवल था, इन्वेस्टर समिट वगैरह के ज़रिए जो इन्वेस्टमेंट सीख किया जाता है, उसमें भी हम लोग ने काफ़ी वृद्धि की पहले की तुलना में। यानी अगर हम कहें कि 2017 में 1000 करोड़ के आसपास रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट था, तो वो 33,000 करोड़ रुपए तक हम लोग लेके गए उसको 2023 में या 24 में कह लें। और जो उसमें हम लोग इकाइयों की जो स्थापना हुई, जो दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयाँ, डेयरीज की, वो भी बड़ी संख्या में हुई। डेफिनेटली आपने जो नंबर बताया वो काफ़ी बड़ा है। जी जी। तो इस तरह की चीज़ों से सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आप इम्प्रूवमेंट कर पा रहे हैं। राइट। ओके, अभी आप देवीपटन मंडल में हैं, इसको आपने कब ज्वाइन किया था और यहाँ पे आपने क्या ऐसी स्कीम्स या फिर ऐसा काम किया जो कि यहाँ के लिए पर्टिकुलरली काफ़ी फ़ायदेमंद रहा हो? देखिए, यहाँ पर मैंने 31 मई 2024 को ज्वाइन किया था, पिछले वर्ष जी। यहाँ पर जो मुख्य इशूज़ हैं उसमें एक तो ये कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसे हो, और दूसरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे हो, और जो सोशल सेक्टर की चीज़ें हैं उसमें कैसे सुधार हो। तो इन सभी पर हम लोगों ने कार्य करने की कोशिश की है। यहाँ पर 3 ज़िले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर। ये आकांक्षात्मक ज़िले कहलाते हैं, जो अन्य ज़िलों की तुलना में उतने विकसित नहीं हैं। और उसमें फिर विशेष रूप से हम लोगों ने
जो स्कीम्स हैं जो नीति आयोग की ओर से संचालित होती हैं, उन पर हम लोग ने विशेष बल देते हुए रेगुलर मॉनिटरिंग की और ये प्रयास किया कि उनको ठीक प्रकार से लागू किया जाए, जिससे कि ये ज़िले भी विकास की दिशा में अग्रसर हो सकें। इसमें कृषि के क्षेत्र में हम लोग ने इस प्रकार से प्रयास किया कि हर एक सीज़न में, चाहे वो रबी का हो या खरीफ का, हम लोग 100 किसानों को नए प्रयोग करने के लिए, यानी इनोवेटिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए प्रोत्साहित करते थे। और उसमें हम लोग की सोच ये थी कि जब 100 लोग नई प्रैक्टिसेस अपनाएंगे जी, तो एक डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट होगा सोसाइटी में, और अच्छे रिजल्ट्स देख के, जैसे कि अगर उपज बढ़ जाती है जी, तो उन रिजल्ट्स को देख के दूसरे लोग भी फिर उसको इमिटेट करेंगे और धीरे धीरे एडवांस्ड एग्रीकल्चरल टेक्निक्स की तरफ लोगों का ध्यान जाएगा और लोग उसको बड़ी संख्या में अपनाएंगे भी। यहाँ पे करंट चैलेंजेस क्या लगते हैं आपको आपके देवी पाटन मंडल में? यहाँ पर देखिए, जैसे अभी वर्तमान समय में बाढ़ आती है यहाँ पर जी, अक्सर, मतलब हर वर्ष जो है बाढ़ आती है, कभी कम आती है, कभी ज़्यादा आती है, तो उससे फसलों की क्षति भी होती है, जान माल का नुकसान भी होता है। तो ये एक चुनौती यहाँ पर रहती है जी। और दूसरा, एक विकास के मुद्दे पर, विकास के फ्रंट पर, मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि एक विकसित क्षेत्र की तरफ ले जाने में औद्योगिकरण के माध्यम से, उन्नत कृषि के माध्यम से, और साथ ही साथ जो शिक्षा का स्तर है, चिकित्सा सेवाओं का स्तर है, इन सब को इम्प्रूव करने की, इनमें सुधार लाने की आवश्यकता है। सर कभी कोई ऐसा इंसिडेंट रहा हो जो आप शेयर करना चाहें? कभी किसी गांव या किसी पब्लिक गैदरिंग में गए होंगे उनको एड्रेस करने के लिए, लेकिन वो किसी मुद्दे को लेकर गुस्सा होंगे सिस्टम पर, तो उस टाइम पे आपने चीज़ों को कैसे डील किया? और अगर आप ऐसा कोई स्टोरी है तो शेयर करें। देखिए, ऐसा तो अनेक बार होता है कि आप कोई पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं किसी गांव में या नगरीय क्षेत्र में, तो वहाँ पर नई नई समस्याएं कई बार सामने आ जाती हैं। तो उसमें जो अप्रोच है वो यही रहती है कि जो संबंधित विभाग है उनके अधिकारियों को हम लोग डायरेक्शन दे देते हैं कि भाई इसका आप निस्तारण कराइए समयबद्ध तरीके से, और उनसे अगर कोई टिपिकल इशू है, कोई कॉम्प्लेक्स इशू है, तो उनके साथ बातचीत करके, संवाद करके उसको समझने की कोशिश भी करते हैं। अगर कहीं किसी गाइडेंस की ज़रूरत होती है तो गाइडेंस भी देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग सर कोई भी इंसान है, कोई भी काम करते हैं, उसके डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जो लाइफ टाइम मेमोरी बन जाता है, या फिर वो इंसिडेंट ऐसा होता है जो कि उसको मतलब बार बार याद करने का मन करता है, चाहे वो एक पॉजिटिव वे में हो या फिर नेगेटिव वे। मन करता है नेगेटिव को तो नहीं करेगा, बट ऑल्दो वो कहीं ना कहीं ओवरथिंक या ट्रिगर करती है चीज, तो वो दिमाग में आ जाती है। तो आपकी लाइफ में, क्योंकि आप इतने बड़े पोस्ट को संभाले हुए IAS ऑफिसर, देश में बहुत समाज और समाज में बड़े रिस्पेक्ट के नजरिए से देखा जाता है, तो डेफिनेटली आपके साथ कोई ना कोई ऐसी स्टोरी या फिर मोटिवेशनल भी हो सकती है, या फिर कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशनल हो सकती है, या फिर एक काइंड ऑफ अवेयरनेस। देखिए, ऐसा है कि एसडीएमशिप के दौरान मैं एक स्थान पर पोस्टेड था, तो वहाँ पर एक टैंकर से लोग जो है काला तेल करके इस तरह से नाम लेके जाते थे कि ये काला तेल है। तो इसमें फिर ये जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, यानी जो कार्रवाई होती है, वो फिर उससे बचने के लिए ऐसा करते थे और कई बार लोग उन्हें छोड़ देते थे। काला तेल क्या? काला तेल, तो उसमें क्या था कि वो बताते थे कि ये फर्नेस में से जो निकला है और खराब हो गया वो है ये। ओके, जो गाड़ी के इंजन में यूज होता है वो वाला काला? भट्टी, फर्नेस मतलब भट्टी। ओके। एक बार ऐसे एक टैंकर पकड़ा गया, हाँ। तो उसकी हम लोगों ने जांच कराई लैब से, तो पता चला कि वो तो केरोसिन में काला रंग डाल के छुपाने के लिए उसकी स्मगलिंग करते थे, ये दिखा के ये तो जला हुआ तेल है, मतलब कि वेस्ट प्रोडक्ट है किसी फर्नेस का, तो इस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। नहीं, वहाँ टैक्स नहीं लगना चाहिए और कोई कार्रवाई भी नहीं होनी चाहिए। तो जब हम लोग को इसका पता चल गया तो हम लोगों ने उसमें फिर सख्त कार्रवाई की, हम लोगों को पकड़वाया, मुकदमा दर्ज करवाया इसेंशियल कमोडिटी एक्ट का, और उसमें फिर
अनेक बार हम लोग ने इस तरीके की कार्रवाई की, सामने आया कि इस तरीके से लोग चोरी किया करते हैं। इसी तरह जो बिजली विभाग में लोग कनेक्शन जैसे साइड से जोड़ लेते हैं, उस तरीके से लोग करते रहते थे। तो बिजली की टीम एक बार चेक करने के लिए गई, तो किसी व्यक्ति ने, किसी बदमाश व्यक्ति ने उन्हें डराने की कोशिश की, एक रिवॉल्वर लेके उनके ऊपर तान दी कि कैसे जांच करोगे। जी। तो ये तो एक बड़ी गलत बात है ना। हाँ। तो फिर कठोर कार्रवाई उस केस में करनी पड़ी, तो उस व्यक्ति को सजा भी हुई। तो इस तरह के प्रकरण कई बार होते हैं। ज़मीनों पे लोग कब्जा कर लेते हैं गलत तरीके से, तो उसमें फिर कार्रवाई करनी पड़ती है, कठोर कार्रवाई करनी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि जो शिकायत लेके लोग आते हैं वो खुद ही गलत होते हैं। यानी अगर शिकायत खुद गलती की और खुद शिकायत लेके आपके पास चले आए, जिससे कि आप वो खुद ना फंसे, कोई और फंस जाए। तो इस तरह के भी मामले कई बार पकड़े गए कि भाई सामने आया कि जो शिकायत कर रहा था उसी की गलती थी। अगर आप आईएएस ऑफिसर नहीं होते तो आप इंजीनियर थे, आपने जैसे बताया कि आपने जॉब भी ज्वाइन कर रखी थी, लेकिन आपने आईएएस के लिए तैयारी स्टार्ट कर दी, तो देन फिर क्या था अगर आप आईएएस नहीं बनते तो? फिर तो जिस जॉब में मैं था उसी में आप रिवर्ट उसी में मैं, हाँ, उसमें ही कंटिन्यू। कल आपके फादर थे यानी कि दादाजी थे, तो वो बोल रहे थे कि मैंने उनको कभी पीसीएस एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया। मतलब कि उनको शायद कॉन्फिडेंस होगा कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में या यूपीएससी अपना क्लियर कर ले जाओगे, तो उन्होंने, मुझे लगता है कि आपको सिर्फ यूपीएससी को ही देने के लिए प्रेरित किया। हाँ, देखिए, ये भी मैं आज के समय में कह सकता हूँ कि उनका अच्छा निर्णय था। और उनकी दूरदर्शी सोच थी कि अगर 3-4 जगह पर प्रयास करेंगे तो उसमें एक तो ऊर्जा का डिसिपेशन होता है, यानी आपकी एनर्जी डाइवर्ट होती है यहाँ से वहाँ, और आप एक दिशा में प्रयास करते हैं तो काफ़ी फोकस्ड होके और सिंगल माइंडेड होके काम करते हैं, उसमें नतीजे भी अच्छे आने की संभावना रहती है। तो उस दृष्टि से तो मैं कहूँगा कि ये उन्होंने अच्छा ही किया, अच्छा ही उन्होंने कहा कि अभी दूसरी सेवाओं की ओर डाइवर्सिफाई करने की प्रयास मत करो, अभी सिविल सर्विसेज पर ही केंद्रित। सर, आपके पास क्या ऐसी यूनिक पावर्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि एक डीएम या फिर एसपी? देखिए, जो कमिश्नर का कोर्ट होता है, कोर्ट वर्क भी होता है, तो उसमें जो एपेलेट कोर्ट है वो, यानी अगर जिलाधिकारी ने कोई मुकदमा तय किया है तो उसकी अपील यहाँ पर होती है, ठीक है। तो उसकी अपील की सुनवाई करके उसमें निर्णय किया जाता है, और जो कई ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें सैंक्शन कमिश्नर के स्तर से ही होती है। ओके। जैसे अटल आवासीय विद्यालय है, एक फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, तो वो कमिश्नर्स की देखरेख में ही उसका संचालन होता है। ओके। जैसे जो पर्क्स एंड अलाउंसेस होते हैं सर, आप पहले डीएम थे और अभी आप कमिश्नर हैं, तो क्या पर्क्स एंड अलाउंसेस में क्या डिफरेंस या फिर क्या और बेनिफिट्स ऐड हुए हैं? देखिए, कमिश्नर स्तर पर जो स्केल है वो सुपर टाइम स्केल कहलाता है। ओके। और जिलाधिकारी के स्तर पर वो सिलेक्शन ग्रेड या फिर सीनियर टाइम स्केल इस तरीके से, या हाँ, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, जी, इस तरीके से रहता है। तो इसमें वेतन वृद्धि तो होती है, मतलब पर्क्स तो ज़्यादा होते हैं। वन बुक दैट चेंज योर लाइफ, यू कैन विन। यू कैन विन। ओके, सो आई थिंक एस्पिरेंट्स को भी यू कैन विन बुक पढ़नी चाहिए। अब सर कमिश्नर है, इतने बड़े पोस्ट पर हैं, तो डेफिनेटली अच्छी ही बुक होगी, आप जाकर उसको चेकआउट ज़रूर करें। पावर, पीस और पीपल, एक किसको आप चुनना चाहेंगे? पीपल। ओके, दैट्स नाइस। बट मुझे लग रहा है, मैं सोच रहा था पावर को चूज़ करना चाहेंगे, क्योंकि जब तक पावर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं लोगों के लिए। इसमें आप क्या, मतलब मेरा रिप्लाई करना चाहेंगे? नहीं, देखिए, पावर जो है वो दैट इज़ फॉर सर्विस ऑफ द पीपल ना जी। और आफ्टर रिटायरमेंट भी आप लोगों के लिए कार्य कर सकते हैं, सर्विस में आने के पहले भी लोगों के लिए कार्य कर सकते हैं।
यानी जो लोगों के लिए कार्य करने का अवसर है ये तो सबसे ऊपर हुआ ना, ये तो हमेशा उपलब्ध है आपको। जो लोग सेवा में नहीं है वो भी दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं। यह तो एक यूनिवर्सल चीज़ है कि दूसरे की सहायता करें, जिससे कि एक अच्छे समाज का और एक महान राष्ट्र का निर्माण हो सके। ओके, करप्शन या रेड टेपिज्म, सबसे बड़ा दुश्मन क्या है सिस्टम का? देखिए, दोनों से ही करप्शन को मैं कहूँगा कि उससे ज़्यादा नुकसान है, और वैसे रेड टेपिज्म भी चीज़ों को स्लो करता है, और वो उसमें भी कटौती होनी चाहिए, और संभव हो तो वो भी समाप्त होनी चाहिए। अभी फाइनली डिनर का टाइमिंग हो गया, ऑल्दो काफ़ी लेट हो गए हैं, और मुझे लगता है कि हमारा आज सर के साथ 15 आवर्स प्लस हो गए हैं। सो आप कंसीडर कर सकते हैं कि हमने 24 आवर्स स्पेंड किए, क्योंकि अब तो सोने चले जाएंगे सर। और डेफिनेटली जैसे ही मॉर्निंग हुआ था हम सर के पास आ गए थे। सो सर, कैसा लगा आज आपको हमारे साथ? पर्टिकुलरली आपने पूरा दिन शूटिंग में पहली बार इतने सारे कैमरे और वो सब, आप वर्किंग भी कर रहे थे, थोड़ा बहुत अटेंशन ऑब्वियसली हमें देनी पड़ रही थी आपको। नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा जी और जो आपके साथ यहाँ वहाँ गए, जो भ्रमण हुआ जी उसमें काम भी हुआ, जो अपना काम है उससे ही रिलेटेड था वो, और जो आप लोगों ने बातचीत की उससे नए नए पर्सपेक्टिव सामने आते हैं जी सोचने का नया तरीका। खास करके कि जैसे कि जो लोग जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, पब्लिक के लोग, उनके दृष्टिकोण क्या हो सकते हैं, ये सब बड़े अच्छे से समझ में आया। हाँ जी। और बहुत यूज़फुल रहा, बहुत अच्छा लगा। ओके, इट्स माय प्लेजर सर। सो थैंक यू सो मच मैम एंड सर, काफ़ी अच्छा रहा आपके साथ। मैंने काफ़ी कह सकते हैं अच्छा एक्सपीरियंस फील किया है, और काफ़ी एक्सप्लोर भी किया सर के साथ। ऑल्दो आपके साथ आपके घर में भी काफ़ी टाइम हम रहे हैं, तो काफ़ी कोऑपरेट किया आपने, और काफ़ी अच्छा लगा पर्सनली। काइंड ऑफ हमारी आप मदर की तरह आपने हमको ट्रीट किया। सो डेफिनेटली हमें बहुत अच्छा लगा। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा और इन्जॉय किया होगा। और सर की जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग है। ऑल्दो हमने सर की जर्नी ज़्यादा डिस्कस नहीं करी, क्योंकि इस वीडियो का टाइटल था कि आईएएस का दिन दिखाना होता है इसमें, कि 24 घंटे में वो, या फिर उनका जो पूरा डे होता है वो किस तरीके से रहता है, सो दैट कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक आइडिया लगेगा, और डेफिनेटली आप वो चीज़ वाइब जो दिख रही होगी वीडियो में वो फील कर पा रहे होंगे कि इन फ्यूचर अगर आप आईएएस बनते हैं तो आपको वो सारी चीज़ें या रिस्पॉन्सिबिलिटी और चैलेंजेस को आपको डील करना होगा। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।